चलिए जी, बात हमारी चल रही थी मैनूस्क्रिप्ट्स के ऊपर। तो मैनूस्क्रिप्ट्स अपनी एक सिंबलिज्म रखता है और इसमें बेतहाशा सिंबलिज्म है। सेम करंट नोट्स के भी करंट नोट्स हैं ये हमारे। करंट नोट्स में से भी आप ये देख सकते हैं, रेफर्ड किया गया है इसे एक बच्चे के साथ, और ये बच्चा जो है वो इनकी क्रिएशन होती है किन की, जनाब थिया और एलियट लवबर्ग की आपस में मिलके लिखते हैं। ये इनकी मोहब्बत, इनकी इंस्पायरेशंस होती है दोनों की। और इस बच्चे को जानबूझकर बड़ी शर्त महरी के साथ क्या कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। इस बच्चे का मर्डर कर दिया जाता है, सफा सफा फाड़ कर चूल्हे में जला दिया जाता है, इनएक्सक्यूजेबल डिस्पाइट, और बगैर किसी भी बहाने के सोशल रिप्रेशन दबाव होता है और फॉर इंडिपेंडेंस। उसकी इंडिपेंडेंस का, किसकी, हैडा की आजादी का जनाब, वो समझती है कि मैंने काबू कर लिया है इसकी किस्मत के ऊपर, उसकी सर, उसकी स्टॉयलिटी का, उसकी बंजरपन का, कि वो बेऔलाद भी तो होती है ना। हाडा को चांस भी तो नहीं होता। वैसे हाडा को चांस कहते हैं कि वो आंटी तो कहती है हो गया हो गया, ये भी कहता है आंटी मोटी लग रही है ना, तो ये उसका बंजरपन होता है। वो नहीं चाहती कि वो माँ कहलाए किसी बच्चे की, इसलिए बच्चे से उसे एक किस्म की हेट भी होती है कि मैं जो है ना ये काम क्यों करूं, ये मेरी जो है ना मेस्कुलाइन ट्रेड्स के खिलाफ है। तो अब इन्होंने वैसे खुलेआम तो नहीं बताया है कि वो प्रेग्नेंट थी कि नहीं थी। अब यहाँ पर वो इसे बंजर कह रहे हैं कि वो बंजर, वैसे वो रूहानी तौर पर है। रूहानी तौर पर वो बंजर है, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो जरूर प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। दो शख्सियत हो गई ना, फिर एक तो हैडा मरी साथ में बच्चा भी अपना लेके गई। अब उसने जनाब क्या इस चीज की जो सारी उसके अंदर हसद होती है और पावर होती है, दूसरे पे काबू करना, ये उससे ये जुर्म करवाते हैं सारे, ये सारी हसलतें उसकी। हकीकत में हैडा के बालों की तरफ चले जाते हैं, नोटिसेबली अबंडेंट। अब यहाँ देखें तो नोट जनाब, बाल उसके कोई इतने घने नहीं है जितने घने बाल, घुंघरीले बाल थिया के थे। हैडा के छोटे छोटे बाल होते हैं, प्लेन होते हैं, सिंपल होते हैं, और ये सिग्निफाइज क्या कर रहे होते हैं, उसकी लेक ऑफ स्पिरिचुअल सब्सटेंस की, रूहानी तौर पर वो लेडीज वाली हसलतें नहीं रखती है, और इन कैपेबिलिटी और उसकी वो नाकाबिलियत दिखाई जाती है, उसके वो तजुर्बातों की तरफ नाकाबिलियत दिखाई जाती है जो कि डेप्थ है इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ। जज्बाती तौर पर किसी किस्म की जिम्मेदार नहीं है, उसमें कोई काबिलियत नहीं है वो किसी के साथ जज्बाती रिश्ता रखे। हाँ, एलियट इसके साथ जज्बाती मोहब्बत करने लग जाता है, लेकिन ये उसके साथ भी मोहब्बत नहीं करती। इतनी सर्द महर होती है, बंजर होती है ना, सटर्लिटी पे मुब्तला होती है, इतना उसका चलते ही नहीं है कि किसी को जज्बाती तौर पर मोहब्बत करे। खास तौर पर इसका जनाब क्या है जनाब, पैटर्निंग ऑफ मदरहुड। पैटर्निंग, अब वो जब अगर माँ बनने का अगर उसका हो जाता है चांस कि जनाब ये अब होने लगी है, प्रेग्नेंट होने लगी है, तो भी उसको अपने अंदर बंजरपन नजर आता है, वो नहीं चाहती वो ये करे। दूसरी तरफ थिया जो एक ऐसी औरत दिखाई गई है, उसका हमें टच दिखाया गया है फेमिनाइन, उसका टच बहुत ज्यादा है। उसके बाल जो है रिमार्केबली फेयर है, इतने ज्यादा घुंघरीले हैं और एक्सेप्शनली थिक हैं, बहुत घने हैं, वेवी हैं, वही कर्लिंग वाले हैं, उसके बाल थिक हैं, इसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट हैं और जरा से हैं और बिल्कुल फेमिनिज्म नहीं है, लड़कों जैसे जैसे बाल है ना। और इसके हेयर क्या करते हैं, हाईलाइट्स हर फेमिनिटी, किसके, थिया के बाल उसके निस्वानियत को बढ़ाते हैं, और वो इस काबिल है कि वो मोहब्बत कर सकती है, अपने जज्बात और लव को इंस्पायर भी कर सकती है। इसके बाल ही नहीं होते तो उसके अंदर जज्बात भी नहीं, यानी उसने ये सिंबलिज्म भी बना दिया। वाइन लीव्स का जो ये ख्वाब देखती रहती है वो आएगा अपने, वाइन लीव्स होते हैं वो जिसे कहते हैं ना मोर के पत्ते, वो आपने अक्सर इंडियन के देवताओं के सर पे देखे होंगे मोर के पत्ते, पता नहीं कृष्णा है कि शिव है। तो ये कहती है कि वो आजाद देवता है ना, देवता जो वाइन है ना इनके ग्रीक मेथोलॉजी के हिसाब से, उसके सर पर भी ये पत्ते लगे हुए हैं। वो भी कहता है कि भाई मैं देवता हूँ, शराब का आजाद हूँ। ये इमेज में दिखाया जाता है कि हैडा का जो रिलेशन है ना इसके फॉर्मल लवर के साथ, पुराना आशिक है ना मिस्टर एलियट लवर, तो ये सिंबल है जनाब विक्ट्री की। जब उसके सर पर ये पत्ते लग जाते हैं, ये मोर के पर लग जाते हैं, तो वो विक्ट्री है जनाब, बहादुर है वो, कंकस्ट फातेहा है वो चाहती है कि फ्रॉम लवबर्ग, कि लवबर्ग ऐसा ही करे। अब वो पत्ते अपने जो है खेल चुकी है, उसका मैन्युस्क्रिप्ट जला चुकी है, चाहती है कि जब वो मार के आए अपने आप को या मर के आए तो अपने बालों में ये पत्ते लगा कर आए। उसकी ख्वाहिश है कि वो क्या करे, विटनेस करे इस सक्सेस को, इस कामयाबी की गवाही दे, इस कामयाबी को अपनी आंखों से देखे, ये उसकी ख्वाहिश है एम्पावरमेंट की। किसकी, उस पर काबू पा ले, उसको बोले ये करो तो वो वही करे। उसको कहती थी रवायतों के पास जाओ तो वो वही जाता था, फिर उसको कहती थी कि तुमने आज ये खबर लेके आनी, वो वही खबर लेके आता था। अब ये जो इमेज हमें दिखाया गया है, रिमिनिसेंस
रेमिनिसेंस ऑफ डायनोसियस का, डायनोसियस है ना इनका वो गॉड, वो गायब है, उसको हम देख नहीं सकते, जो इनका गॉड है वो दिखाई तो नहीं देखा देता ना, लेकिन ये हमें क्या रिमेम्बर, रेमिनिसेंट कह ले, रिमेम्बर, इजी वर्ड, इसको रिमेम्बर कर ले, रिमेम्बर हमें क्या करवा देता है, डायनोसियस उनके ग्रीक गॉड को रिमेम्बर करवाता है, जो कि गॉड ऑफ वाइन है, और वो गॉड आजादी का, जरहेजी का, खुशी का देवता है। Hadas poisons for life, patience for life. हायडा के जज्बात जिंदगी के लिए क्या है, हंगर फॉर फ्रीडम, ये निकाल के रखें, ये भी आपके कोटेशंस है, उसके जिंदगी के जज्बात और उसकी आजादी की भूख, ये क्या कर देते हैं, स्टंडेड कर देते हैं जनाब, हैरान कर देते हैं हमें। हैदा चाहते हैं कि वो आजादी हासिल कर ले, इस इन्हीं चक्रों के अंदर वो अपना सब कुछ तबाह कर बैठती है। कंफर्मिटी करती है जनाब, वो सरकशी कर देती है। किससे सरकशी करती है, किसके आगे वो खड़ी हो जाती है, स्टैंडर्ड हो जाती है, स्टैंड करती है ना, खड़ी हो जाती है और सामना करना चाहती है, सरकश बन जाती है, किसके लिए, पैट्रियार्चल सोसाइटी, अंडरलाइन करें, मर्दों के इस बनाए हुए माशरे में वो सरकश बनकर खड़ी हो जाती है आजादी की भूख के लिए, अपनी जिंदगी के जज्बात के लिए। और ये क्या है जनाब, मार्जिनलाइजेज वुमेन्स, हालांकि वो एक ऐसी औरत है जिसकी कुछ हदूद है, मार्जिनलाइजेज होते हैं, मार्जिन होती है ऐसी किताबों के साइड पे लाइनें लगी होना और अंदर ही बस आपने रहना, इस लाइन से बाहर नहीं लिखना, तो वो एक हदूद वाली औरत है, लेकिन वो सरकश बन के खड़ी हो जाती है। अब उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, ये जो सारी की सारी डिसएम्पावरमेंट है इसकी तरफ, जो उसको पावर नहीं मिली है इसकी तरफ उसका जवाब क्या है, वो तलाश करना चाहती है उस जज्बे को जिसमें ताकत हो, किसके जरिए, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव मीन्स कर ले, थ्रू, वो चाहे दूसरों को जितना मर्जी तबाह कर दे, इन रस्तों के जरिए वो सेंस ऑफ पावर लेना चाहती है। जिंदगी तबाह कर देती है एक कागज के टुकड़े की खातिर, एलियट की और थिया की न चलाती उसे, लेकिन उसको एम्पावरमेंट का एक शौक था, जज्बा था उसको। अब तन्हाई भी तो थी ना उसकी सोसाइटी से, अब वो पार्टियां शार्टियां भी तो अटेंड नहीं कर रही थी बंदा जी के पास आके, कोई रातों को पार्टियां नहीं होती थी जो अब्बा जी के घर पे होती थी, आइसोलेशन हो गई थी सोसाइटी से। इसका अलाइनेशन वाला एक क्वेश्चन आता है जनाब, हेडा की अलाइनेशन बताए, तो अलाइनेशन यही है ना, जब हम अपनी सोसाइटी में होते हैं तो हम रात के 12 बजे तक पार्टी नहीं कर सकते, हम कहते नहीं 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 12 बजने वाले, सोचो सोचो सोचो, निकलो निकलो निकलो, देर हो रही, तो अमीर लोग तो पार्टी नहीं रात को स्टार्ट करते हैं, ये तो उनकी तो फजर के बाद जाके कई पार्टियां खत्म होती हैं, तो इसीलिए आइसोलेशन कर लेती है। परपेचुअल स्ट्रगल्स, हमेशा वो कोशिश करती है, जद्दोजहद करती है, अपने आप के अंदर जद्दोजहद करती है कि आजादी हासिल कर ले, लेकिन उसकी ओप्रेसिव टेरर्स ऑफ स्कैंडल, वो बड़ा दबाव है उसके ऊपर एक तनाव है, किस चीज का, कि कोई बदनामी ना हो जाए, स्कैंडल होता है बदनामी ना हो जाए मेरी, ऑल जनरेट्स सिंपैथी, और सबके सब क्या पैदा करते हैं, हमदर्दी पैदा करते हैं, और किसके साथ, उसकी पिटीएबल प्लाइट्स के साथ, ये पिटीएबल प्लाइट्स को निकाल के रखें, काबिले तरस हालत के साथ उसकी हमें क्या निकलता है, हमदर्दी निकलती है। बुनियादी तौर पर देखें ना तो ये एक्सप्लिसिट डिस्क्रिप्शंस जो हमें पेश की गई है, ये जो बड़ी साफ और वाजिया आपको वजाहतें दी गई हैं, शोज दिखाती हैं डैट हेडा एंड थिया आर कौन है, एंटीथेसिस है एक दूसरे का, वो एक दूसरे का उलट है, हेडा एक और थिया एक दूसरे का उलट है। हमेशा आपको जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं ना किसी भी ड्रामा या नावल में, वो एक दूसरे का उलट ही दिखाए जाते हैं। दोनों कैरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपोज्ड कर देते हैं कॉन्ट्रोडक्शंस, कुछ ऐसे तसदात हमारे सामने तैयार कर देते हैं जिसमें हमें पता लगता है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। हेडा को तो अगर देखते हैं, अगर चाहे हेडा जो है वाजिया तौर पर वो कौन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग है ऑफ टू, दोनों में से यानी थिया और हेडा में से हेडा स्ट्रॉन्ग है, फोर्सफुली पुश करती है उसको, पुल्स करती है और उसे कॉर्नर्स कर देती है, यानी हेडा जो है इतनी कुवत लगाती है कि थिया को आगे पीछे धकेल दिया, उससे सब कुछ उगलवा लेती है और जो कुछ होता है उस थिया को दीवार के साथ लगा देती है। थिया जो क्या करती है, इनटू डिफिकल्ट सिचुएशन, बड़ी मुश्किल हालात में चली जाती है, यट शी इज पैराडॉक्सिकली एडमिट्स, लेकिन फिर भी वो जिसे कहते हैं ना उलट बात को तस्लीम कर लेती है, दैट शी इज कवर्ड एट हर्ट, और वो ये जो हमारी थी हेडा होती है, हेडा कहती है कि मैं हाँ दिली तौर पर मैं बुज़दिल हूँ, लेकिन पैराडॉक्सिकली एडमिट करती है, ये हेडा ही एडमिट करती है, हेडा ही एडमिट कर लेती है पैराडॉक्सिकली कि हाँ मैं बुज़दिल हूँ, लेकिन बुज़दिल कोई नहीं होती। वो थिया उसे कहती है ना कि तुम भाई तुम तो मुझे कहती थी तुम मेरे बालों में आग लगा दोगी, जब तुम स्कूल में हुई थी मेरे साथ, तुम कॉलेज में थी मैं स्कूल में थी, यानी 2 साल मुझसे सीनियर थी, के साल मुझसे सीनियर थे, तुम मुझे डराती थी, कहती हाय अच्छा मैं तुम्हें डराती थी,
ऐसा भी होता था हम दोनों के दरमियान, तो मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं है। तो मैं तो बड़ी बुज़दिल हूँ, मैं क्यों तुम्हारे बालों को आग लगाऊंगी। ये उस वक्त इन दोनों से इस तरह से नहीं बातें करके उससे बातें बुलवा लेती है। ये सारी चीजें हमें क्या इशारा देती हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ स्कैंडल। वो इसीलिए बुज़दिल होती है, वो इसीलिए इसके बालों को आग नहीं लगाती, वो इसीलिए एलियट लवबर्ग को गोली नहीं मारती, इसीलिए जज ब्रेक के साथ अपने ताल्लुकात कायम नहीं करती, क्योंकि वो बदनामी का खौफ है उसे। लिहाजा जनाब उसकी जो लाइफ है, डैट डिक्टेट्स हर लाइफ, और यहीं पर उसकी जिंदगी पर क्या हो जाता है, कंट्रोल करती है। दैट शी हैज अ सॉट टू कंट्रोल समवन एल्स। अपनी जिंदगी पे तो कंट्रोल नहीं है ना, डिक्टेट्स हर लाइफ। अपनी जिंदगी पे वो बिल्कुल डिक्टेशन नहीं कर सकती, कंट्रोल नहीं कर सकती। वो तलाश करती है कि किसी और की जिंदगी पे काबू पा लूं, टू स्टैटिएट हर नीड। और यहाँ पर वो क्या करे, स्टैटिएट करे, सेटिस्फाइड करे अपनी जरूरतों को। किसकी, बदले की जरूरतों को, माशरे के खिलाफ। यानी अगर वो कहते हैं ना कि हैडा को अगर वो टेस्ट में लगवा देता किसी नौकरी पे, उसने तो इसे घर बिठा दिया, पढ़ी लिखी थी, नौजवान थी, खूबसूरत थी, चालाक होशियार थी, सीवी बनाता, इसको नौकरी करवा देता, तो ये ऐसे पंगे ना लेती फिर। इसका घर जो है ना शैतान का घर ना बनता। लिहाजा ये अगेंस्ट सोसाइटी गई, इसने ये सारे के सारे किए, अपने सैशिएट की, अपनी जरूरतों को तसल्ली देनी चाहिए, किसके जरिए, दूसरों पे कंट्रोल हासिल करने के लिए, क्योंकि फर्क बैठी रहती थी, क्या करती, कुछ तो करना था उसने। थिया को अगर देखते हैं, जो क्रिटिक्स होते हैं ना, जो बाद में इस तरह के पॉइंट्स निकाल के दलाइल देते हैं, क्योंकि उन्होंने बचाना जो है हैडा को, हैडा के हक में जो ड्रामा हुआ, हम हैडा के खिलाफ तो नहीं है ना ड्रामा करते वक्त। दो हमें दिखाया गया है शोन टू बी वीकर, थिया को हमें अगरचा की बड़ी कमजोर दिखाया गया है हैडा के मुकाबले में, हैज डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रेट ब्रेवरी, लेकिन वो तो बड़ी ब्रेवर जनाब, बड़ी ब्रेवरी है उसके अंदर, इन डिफाइंग सोसाइटी, सोसाइटी के वो हक में नहीं है, सोसाइटी को वो ठोकर मारती है, इनकार कर देती है हर रूल को मानने से, और ये सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाती है, लिविंग द लवलेस मिजरेबल मैरिज, छोड़ देती है ऐसी शादी को, छोड़ती है बच्चे, छोड़ती है हस्बैंड को, कहती है दफा मारे ऐसी मुसीबत ज्यादा शादी मेरी, ऐसा बगैर ना प्यार करने वाला बंदा, नौकरानी ब्याह के उसने बच्चों की परवरिश करके मेरी तनख्वाह रोकने के लिए मुझे बीवी बना लिया, तो मैं नहीं करती ऐसा कबूल। माशरे में जो रवायतें बनाई हैं, तो फिर थिया स्ट्रॉन्ग हुई ना, हैडा तो स्ट्रॉन्ग ना हुई। अगर आपको थिया और हैडा का कंपैरिजन आना है, तो आपने इन बातों को जरूर याद रखना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए, तो आपने बाज़ तो आपके क्वेश्चन होते हैं, आपको वहां बैठ के बनाना पड़ते हैं। इन मामलात में हम देखते हैं शी इज अनकन्वेंशनल, वो कोई रिवायती औरत नहीं है इन कॉन्टेंट्स ऑफ द टाइम। अगर उस वक्त की औरत के लिहाज से देखा जाए, बड़ी जुर्रत की बात है कि आप अपना हस्बैंड छोड़ के चली जाओ उस बंदे के पीछे जिससे आप प्यार कर रही हो। तो जनाब ये तो 18वीं सदी के 19वीं सदी के शुरू में चले जाओ, 1890 का ड्रामा है, तो बड़ी बात है उस वक्त की। आंट जोजो भी सारी जिंदगी शादी नहीं करती, आंट रीना भी शादी नहीं करती, ये दोनों अपनी जिंदगियां इसकी खातिर गुजार देती हैं, टेस्टमैन की खातिर, और ये शादी कर लेती है कि जनाब उम्र ना गुजर जाए। थिया भी शादी कर लेती है कि चलो दफा मारो उम्र ना गुजर जाए, लेकिन उसको शादी पसंद नहीं आती, बंदा छोड़ देती है आगे। आन जोजो को देखते हैं, इसकी सिंबलिज्म क्या है जनाब, ये एक मुजस्सम है हमारे सामने, एक्सपेक्टेड नोशंस, उसने उन इक़्तिदार को, उन बातों को कबूल कर लिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन वो मानती है जो कि 19वीं सदी में था, वुमेनहुड का कॉन्सेप्ट उसने जो माना, हमें उसने वैसी ही खातून दिखाई, बेलौस है जनाब, बड़ी प्यारी है, कोई लालच नहीं उसको। और ये जो वो औरत है, हु होली एंड कंप्लीटली कन्फर्म्स, हमें क्या दिखाया गया है, उसका बड़ा लिमिटेड किरदार है, अम्पोज अपॉन बाय हर मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। अंडरलाइन करें, ये जो माशरा मर्दों का बना हुआ है, इस माशरे ने उस औरत के ऊपर ये रोल लगाया है, तुम्हारी 30 साल तक शादी नहीं हुई है, अब तुम कभी भी शादी नहीं कर सकती हो, नौकरी क्या करोगी, या किसी के घर में मेड बनोगी या किसी के घर में नर्सिंग करोगी, इसके अलावा तुम्हारे पास ना कोई बैंकर, ना कोई टीचर, ना कोई प्रोफेसर, ना कोई मेल जॉब्स जो भी थी ना कोई जज में थी, ना कोई वकील में थी औरत, ये नहीं बन सकती थी कुछ भी, सिर्फ घर में काम कर सकती थी। और जो नहीं कर सकती थी, वो जो डानिया हमारी डायना है, डायना की तरह जाके वो फिर जिस्म फरोशी कर लेती थी कि चलो ऐसे ही कमाते हैं। अब यहाँ पर आन जोजो को दिखाया गया है कि इसने शादी नहीं की जनाब, और इसने एक्सेप्ट कर लिया स्पेंसरहुड। स्पेंसरहुड को याद रखिएगा। अब हेडा इस स्पेंसरहुड से बचना चाहती थी। स्पेंसरहुड होता है जिन लोगों की शादियां नहीं होती, उन लोगों को कहते हैं। हेडा इससे बचना चाहती थी, हेडा नहीं चाहती थी कि वो आम जोजो की तरह किसी के घर की नौकरानी बन जाए या किसी तलाक याफ्ता से शादी करे, इसीलिए उसने जज से इसे टेस्टमैन से शादी कर ली थी। उसने अपनी किस्मत को ऐसे ही मान लिया था। परवरिश करती है टेस्टमैन की और उसी की रखवाली करती है, और हर इनवैलिड सिस्टर, उसकी जो बीमार बहन है रीना, उसकी मदद करती है, अटेंड इंटेंड्स करती है
टू लुक आफ्टर, उसकी नीयत होती है कि बहन की देखभाल करे, और इनवैलिड जो है वो आफ्टर द डेथ ऑफ रीना कहती है कि चलो मेरी बहन मर गई है, अब मैं किसी और इनवैलिड को ले आऊंगी, किसी और बीमार को ले आऊंगी, बहन मर गई तो मैं अब उसकी खिदमतें करूंगी। ये उसे कहता है ना कि लगता है हैडा हम दोनों से जल रही है, किया तुम आंट जोजो के घर मुझसे मिलना। हैडा अंदर से सारा बैठ के सुन रही होती है, कहती है सुन रही हूँ मैं सब कुछ, आवाजें आ रही है मुझे तुम दोनों की बातों की, तुम चले जाओगे तो मैं किसके साथ शाम में गुजारूंगी। तो कहता है जज ब्रेक आ जाना तुम हैडा को कंपनी देने के लिए। तो जज साहब तो पहले ही तैयार बैठे होते, कहता हाँ हाँ मैं तो तैयार हूँ। अगर आप इसका टेक्स्ट सुने ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है इसका, और चैनल पे पूरा पड़ा हुआ है। अब जनाब ये क्या करती है, बड़ी सेल्फलेस है, कोई इसमें गर्ड्सलेस है, ये बड़ी इंसानियत पसंदाना है, एलेस्ट्रोस्टिक करेक्टर है, ऐसा करेक्टर है जो कि बिल्कुल बेलौस है, अपनी गरज उससे कोई नहीं है, वो पुट्स अप, और वो क्या कर देती है, हथियार डाल देती है, हैडा बेइज्जती करती है उसकी विदाउट अ वर्ड, कोई प्रोटेस्ट नहीं करती, कोई कंप्लेन नहीं करती, कोई एहतजाज नहीं करती, हैडा आते ही पहले सीन में इसकी इंसल्ट कर देती है, लेकिन ये एलेस्ट्रेक्टेड करेक्टर कुछ नहीं करता, तैयार डाल देती है। दो फीमेल हमें दिखाई गई हैं, आंट रीना और मैडम मोजाइल डायना, जो कि सिंबॉलिक हैं, और ये सारे की सारी इनसिग्निफिकेंटली इनकी बहुत अहमियत दिखाई गई है, लेकिन इनको वेगली पोर्ट्रेट किया गया है, इनका मुबहम रखा गया है, गैर अहम भी रखा गया, इन्हें मुबहम भी रखा गया, क्योंकि ये दोनों औरतें हमें दिखाई नहीं गई हैं स्टेज के ऊपर, इवन की ड्रामा स्टेज है ना। अब यहाँ पर ओनली इनके इशारे दिए गए हैं, नेवर रियली अपीयर इन द प्ले, असल में आते ही नहीं है। इनवैलिड सिक वुमन कैरेक्टर इज वेरी कॉमन इन द ऑलमोस्ट ऑफ ऑल द इब्सन्स प्लेज। इनवैलिड कैरेक्टर्स अपने प्लेस में इब्सन से जरूर रखता है जहां पर औरत बीमार दिखाई गई है। अब ये जो चाहे वो जहनी तौर पर हो चाहे वो जिस्मानी तौर पर है, इसका डोज हाउस बड़ा मशहूर है जो औरत के मामले पे लिखा गया है। अब ये जो जनाब इस किस्म का दिखाया गया है, दिस काइंड ऑफ करेक्टर क्या दिखाते हैं, मिजरेबल प्लाइट फिर आ गई है जनाब, औरत की दिखाई गई है, पूरी औरत की एक हालत जार दिखाई गई है, और उसके वक्त की हालत जार दिखाई गई है जब औरतों के साथ ये सलूक होते थे। इसके बावजूद उसकी सिकनेस है आंट रीना की, लेकिन वो फिर भी बुनती है, मोजे बुनती है इसके लिए, टेस्टमैन के लिए, और मोजे ला के ये बार बार हैडा के मुंह के आगे रखता है, हैडा देखो आंट रीना ने मेरे लिए मोजे बनाए हुए। हैडा कहती है मुझे नहीं देखने ये मोजे, मुझे पीछे ले जाओ मेरे से ये, क्योंकि वो कहती है मोजे भी कोई देने वाली चीज है। आंटी बनाती कोई अच्छी सी कोई और चीज खरीद के लाती, कोई मार्केट से शॉपिंग करके लाती, अच्छे ब्रांड की लेके आती, आंटी ने मोजे बना के दे, ये भी उसको पसंद नहीं आते। आंटी की तो मोहब्बत होती है ना। अब इस ऑर्डर को शो करने के लिए जनाब की बहू उससे बहुत प्यार करती है, कौन, टेस्टमैन से आंटी प्यार करती है। उसकी दोनों आंटियां जो है ना गैर शादीशुदा ही रह जाती हैं, बुरी हो जाती हैं, रिश्ता नहीं आता, जहेज कोई नहीं होता तो शादियां कोई नहीं होती। ये डेमोन्स्ट्रेट हमें क्या करता है जनाब, हार्ड वर्किंग दिखाया गया है रोल, जो कि अगरचा वो बुरी भी हो गई है, मेहनती जरूर है। अब मैडम मोजाइल डायना का जो किरदार है वो भी पिटिएबल है जनाब, इस सेंस के अंदर के वो क्या किया जाता है, उसको फोर्स्ड किया जाता है, उसको मजबूर कर दिया जाता है कि वो अडॉप्ट करे प्रोस्टिट्यूशन यानी तवाइफ बने माशरे के अंदर, कि उसके लिए और कोई काम नहीं है, यंग वुमेन है इब्सन के टाइम के अंदर, नो प्रोफेशनल चॉइसेस लेफ्ट विद देम। बड़ी काम की बात आ गई है कि उनके लिए कोई भी ऐसे शोबे थे ही नहीं जहां वो जाके नौकरियां करती। कैरेक्टर ऑफ डायना का हमें रिमाइंड करा देता है ग्रीक मिथोलॉजी का कैरेक्टर जो कि डायना का है, और वो एक देवी का नाम है जो कि वुमेनहुड की और पाकीज़गी की देवी समझी जाती है। इब्सन जनाब हमें दर हकीकत चाहता है कि ये दिखा दे कि जो उसका दौर है उसमें जो नौजवान औरत है जो कि डायना है, उसको बल्कि मजबूर कर दिया जाता है कि खो दे अपनी इज्जत को, अपनी पाकीज़गी को, अपने औरत वाले पन को। ये सारा कुछ उसने हमें यहाँ पर आयरनी के तौर पर दिखा दिया डायना के कैरेक्टर के साथ। बर्था क्या करती है, एक हाउसमेड है जनाब, बड़ी हार्ड वर्किंग है, बड़ी मेहनत करती है, बड़ी डेडिकेट और लॉयल नर्स है, वो बड़ी वक्फ कर देने वाली है अपनी जान को, और बड़ी वफादार किस्म की खातून है। बर्था भी तो आंट जोजो से भी बड़ी होती है, बर्दा को अगर दिखाया जाता है तो 10 साल आंट जोजो से भी बड़ी है। अब ये सब कुछ जनाब उसको दिखाया गया है, तो वो खातून है तो मेहनती काम करने वाली है। उसको क्या किया है, वो पुट्स हर हार्ट, वो अपना दिल पूरे घर में लगा देती है, अपनी जान लगा देती है कि हैडा को खुश करे जो कि उसकी न्यू मिस्ट्रेस है। लेकिन हैडा हमारी खुश होने के लिए नहीं बनी है। हैडा चाहती है कि जनाब जो मर्जी हो जाए, मैंने नहीं खुश होना, मैं ऐसे ही रहूंगी। जनाब हमारे सिंबलिज्म का क्वेश्चन हो गया है डन और बेतहाशा, इसमें 20 के करीबी सिंबलिज्म बन जाते हैं। हम 20 के करीब सिंबलिज्म पे निकाल के एक
पेज पे लिखें और उसके बाद इसकी डिटेल्स को रिमाइंड करें। प्लस पॉइंट्स में सिर्फ एक मेन पॉइंट लिख लें, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अक्सर मैं आपसे कहती हूँ कि इधर हेडिंग लिखे, डायना है तो डायना के साथ ग्रीक मिथोलॉजी लिख लें ऐसे करके, और अगर बर्था है तो बर्था के साथ हार्ड वर्किंग लिख लें, लॉयल लिख लें। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स निकाल के आपने पूरे अपने सिंबलिज्म के क्वेश्चंस को आज सेंड करना है।